तो जैसा हमने देखा कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने हमारी इकोनॉमी को एक बूस्टर डोज दिया है, जिससे कि मार्केट तो एकदम बम बम है। स्टॉक मार्केट रिएक्ट कर रहा है, बहुत अच्छा से रिएक्ट कर रहा है। कल भी 2300 पॉइंट ऊपर था, आज भी लगभग 50,000 का आंकड़ा दिन में पार कर गया। और तो इससे हम जानना चाहेंगे कि मार्केट इज सेलिब्रेटिंग, बट इकोनॉमिस्ट लोग का क्या टेक है? व्हाट इकोनॉमिस्ट थिंक अबाउट द एफएम्स बजट? देखिए, बजट में अगर मैं उसको ड्रिल डाउन करूं तो एक बहुत ही अच्छी स्पेंडिंग बूस्ट आई है। एक तो हेल्थ केयर सेक्टर के लिए, और दूसरी बात जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें हमारे अनुमान से काफी ज्यादा पैसा एलोकेट किया गया है, FY21 में भी और FY22 में भी। जी। तो ये ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से बहुत ही पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव सरप्राइज है। जो हमारी एक्सपेक्टेशन थे उससे काफी ज्यादा हमने देखा है कि एलोकेशन करा गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, और मेरे हिसाब से ये एक मेजर फैक्टर है कि स्टॉक मार्केट्स में काफी अच्छा रिएक्शन मिला है बजट को। दूसरी बात, डायरेक्ट टैक्सेस में कोई खास चेंजेस नहीं है, तो आई थिंक ये भी स्टॉक मार्केट के लिए ये एक पॉजिटिव रहा होगा जो उन्होंने देखा है। एज एन इकोनॉमिस्ट मेरे लिए एक चीज जो बहुत बड़ी स्टैंड आउट कर रही है वो ये है कि इस बार फूड सब्सिडी की अकाउंटिंग बहुत ही ट्रांसपेरेंटली करी गई है। तो जो पिछले साल तक हम देखते थे कि थोड़ा अमाउंट फूड सब्सिडी का एक तरह से ऑफ बजट पुश किया जाता था बाय मेकिंग FCI टेक लोन्स फ्रॉम द NSSF, उसकी जगह इस साल ट्रांसपेरेंटली बजट के अंदर ही पूरा जो फूड सब्सिडी का अमाउंट है उसको दिखाया गया है। ट्रांसपेरेंसी इज पॉजिटिव, बट उसका फॉलो आउट ऑब्वियसली ये है कि फिस्कल डेफिसिट जो है हमारे एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा बड़ा है, FY21 में भी और FY22 में भी। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूंगी कि जो मेरे फिस्कल डेफिसिट के एक्सपेक्टेशन थे इन 2 सालों के लिए, वो एक्चुअली रेवेन्यू डेफिसिट ही उतना बढ़ गया है। तो ये एक थोड़ा हम डाइजेस्ट कर रहे हैं कि स्ट्रक्चरली फिस्कल डेफिसिट आगे आने वाले सालों में भी बढ़ा रहेगा अगर पूरी तरह से फूड सब्सिडी को अकाउंट किया जाता है। मैम, तो इसको आप कैसे डाइजेस्ट कर रही हैं? मतलब कि आपका अनुमान के हिसाब से 7.5% इस साल होना चाहिए था और 5% नेक्स्ट ईयर होना चाहिए था, जबकि जो एफएम ने जो बजट पेश किया है इसमें हम देख रहे हैं कि जो फिस्कल डेफिसिट है इट हैज गॉन बियॉन्ड 9%, एंड नेक्स्ट ईयर का भी जो प्रोजेक्टेड है 6% के ऊपर रहेगा। तो इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, यही 2 मेजर रीजंस हैं कि एक तो फूड सब्सिडी की जो अकाउंटिंग करी गई है उसकी वजह से इस साल भी और अगले साल भी दोनों सालों में काफी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ गया है। दूसरा पॉजिटिव फैक्टर ये है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है। तीसरा, आई वुड से बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर ये है कि जो रेवेन्यू अजम्पशंस हैं वो प्रीटी मच इन लाइन है हमारे एक्सपेक्टेशन। तो बहुत ही क्रेडिबल रेवेन्यू अजम्पशंस हैं जो हम बहुत सालों बाद देख रहे हैं कि इन लाइन विद नॉमिनल GDP ग्रोथ जो एक्सपेक्टेड है। इवन फॉर द करंट ईयर जो रेवेन्यू अजम्पशंस हैं वो काफी रियलिस्टिक हैं। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर है। अब ऑब्वियसली अगर पूरा फिस्कल ट्रांसपेरेंसी आएगी तो जो फूड सब्सिडी अब ऑन बजट आ रही है उससे फिस्कल डेफिसिट तो फिर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और हमने देखा है कल से कि बॉन्ड यील्ड्स काफी हार्डन हुई है इस न्यूज को लेकर। जी। जी। तो मैडम, ऐसा और भी कोई ऑफ बजट एक्सपेंडिचर है जिसको हम अकाउंट नहीं करते हैं बजट में, जो ट्रांसपेरेंट नहीं है एंड देयर इज स्कोप ऑफ मोर ट्रांसपेरेंसी देयर? जैसे कि पहले फ्यूल सब्सिडी हुआ करता था, अभी तो लगभग वो खत्म ही हो गया है, तो अभी फूड सब्सिडी है। और ऐसा ऑफ बजट एक्सपेंडिचर ऐसा और क्या क्या चीज है जो हम अकाउंट बजट में नहीं करते हैं? देखिए, कभी कभी क्या हो जाता है कि कुछ सब्सिडीज का रोल ओवर हो जाता है। जैसे हमारे हिसाब से जो अगले साल की फर्टिलाइजर सब्सिडी का अमाउंट है वो शायद थोड़ा कम रहेगा, तो थोड़ा स्पिल ओवर हो जाएगा सब्सिक्वेंट ईयर में। तो ये भी एक सॉर्ट ऑफ रूलिंग चीज हो जाती है कि इस साल का पूरा अमाउंट हमने नहीं इसी साल में दिया, थोड़ा अगले साल चला गया, फिर अगले साल के एलोकेशन में से भी ऐसे हमने तोड़ तोड़ के आगे पीछे का किया। तो एक तो ये चीज हो जाती है जो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी को कम कर देती है। और ये ज्यादा चिंताजनक तब होता है जब सब्सिडीज एक राइजिंग पाथ पे होती है। जैसे हम 8-10 साल पहले देखते थे कि फ्यूल सब्सिडी बढ़ती जा रही थी, और इसलिए जो स्पिल ओवर एक साल से दूसरे साल के लिए हो जाता था वो बढ़ता जा रहा था। और अब वो बहुत ही अच्छे से कंट्रोल में लाके, इनफैक्ट अब तो फ्यूल सब्सिडीज बहुत ही कम रह गई हैं, और इस साल जो बजटेड अमाउंट था उससे कम ही जरूरत पड़ेगी। और आगे आने वाले साल में भी हमारे हिसाब से जो अमाउंट एलोकेट किया गया है वो ठीक है। जी।
मतलब सरकार के हिसाब से तो सब्सिडी कम हो रही है, लेकिन इसका जो मार तो आम जनता के ऊपर पड़ रहा है। आज के डेट में देखें कि पेट्रोल एंड डीजल प्राइस आर लाइक वन ऑफ द हाईएस्ट इन इफ यू कंपेयर हमारे नेबरिंग कंट्रीज को। तो एक इकोनॉमिस्ट के हिसाब से आपका क्या टेक है कि पहले का जो रिजीम था, सब्सिडी रिजीम था, वो अच्छा था कि अभी जो फ्री मार्केट कर दिया? फ्री मार्केट भी नहीं, फ्री मार्केट भी है आप रखें तो यदि आप पेट्रोल एंड क्रूड ऑयल प्राइसेस को फैक्टर इन करें तो पेट्रोल एंड डीजल का प्राइस 50 रुपये पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जबकि हम 41 रुपीज़ पर लीटर ऑन पेट्रोल एंड 52 रुपीज़ पर लीटर ऑन डीजल हम सिर्फ ड्यूटी भरते हैं इन फॉर्म ऑफ टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। ड्यूटीज की इशू है कि आपने क्या ड्यूटी स्ट्रक्चर लगा हुआ है, सेंट्रल टैक्सेस का भी, साथ ही साथ में स्टेट टैक्सेस का भी, तो वो अलग इशू है। और अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से हमारे कंट्री में टैक्स बेस इतना ज्यादा वाइड नहीं है और लीकेजेस तो काफी कम करी है पिछले सालों में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पेट्रोल और डीजल एक बहुत ही इजी चीज होते हैं टैक्स जनरेट करने के लिए, क्योंकि वो उनकी जो सेल है वो बहुत ही फनल्ड होती है, तो लीकेज के चांसेस उसमें कम रहते हैं। और जब आइडिया तो देखिए गवर्नमेंट का यही था कि जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिर रहे थे तो वहां पे प्राइस कम करने की जगह एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, लेकिन इतनी जल्दी वापस पेट्रोल फ्यूल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, जो क्रूड ऑयल है उसके प्राइसेस वापस इतने जल्दी क्लाइम हो गए हैं कि अब वही एक्साइज ड्यूटी जो है प्राइसेस को बहुत ही ऊपर ले गई है। उसके अलावा कल के बजट में भी हमने देखा कि सेस लग गया 2.5 रुपए और 4 रुपए का पेट्रोल एंड डीजल के ऊपर रेस्पेक्टिवली। तो देखिए वो तो ऑफसेट है, मेरे हिसाब से उसका कोई नेट इम्पैक्ट नहीं होगा। जी, तो डू यू थिंक कि एक्साइज ड्यूटी रिड्यूस करना चाहिए गवर्नमेंट को? देखिए अभी जिस तरह सिचुएशन है जहां रेवेन्यू क्रैश हो गया था लॉकडाउन के ड्यूरिंग और वहां से धीरे धीरे हम एक नॉर्मल सी पे वापस आ रहे हैं, मेरे हिसाब से अभी थोड़ी देर तक कोई भी टैक्स रेट्स में ऊपर या नीचे टिंकरिंग नहीं करनी चाहिए। अभी पहले इकोनॉमी को रिकवर कर देना चाहिए और उसके बाद क्या रेवेन्यू बॉयंसी निकल के आती है वो देखने के बाद ही टैक्स रेट्स को टच करना चाहिए, बिकॉज ऐसा ना हो जाए कि हम जल्दी में रेट्स काट दें और फिर अगर पूरी तरह रिवाइवल नहीं होता इकोनॉमी का तो बाद में बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर को काट देना पड़े। जी, एक इकोनॉमिस्ट के हिसाब से आप इस बजट को या हमारे एफएम को 1 से 10 के रेटिंग में कितना रेटिंग देंगे? नहीं, ये तो देखिए आपने बहुत ही मुश्किल चीज मेरे सामने कर दी है, ये तो मैं नहीं जवाब आपको दे पाऊंगी। बट बहुत आई वुड से कि मार्केट के एक्सपेक्टेशंस जो एक्सट्रीमली एलिवेटेड थे इस बार, काफी कुछ जो मार्केट ने विश लिस्ट बनाई थी उसमें से बहुत सारी चीजें एफएम ने बजट स्पीच में अनाउंस कर दी हैं। अब आगे जाके तो सबसे इम्पोर्टेंट यही रहता है कि कितनी जल्दी और कितने अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन होती है, तो वही इस साल में भी की रहेगा, हाउ क्विकली एंड हाउ वेल द प्रपोजल्स आर इम्प्लीमेंटेड। मैम, तो गवर्नमेंट का जो भी प्रपोजल्स है, जो बड़ा बड़ा खास अनाउंसमेंट है, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग को लेके, हेल्थ केयर को लेके या एग्रीकल्चर को लेके, तो आपके हिसाब से व्हाट यू फील कि किन सेक्टर से ग्रोथ रिवाइव होने वाले हैं, कहाँ ज्यादा फोकस होने वाला है ग्रोथ का? देखिए मेरे हिसाब से तो द आंसर इन इंडिया इज ऑलवेज इंफ्रास्ट्रक्चर। जितने वेल प्लान्ड प्रोजेक्ट्स को जल्दी से फाइनेंसिंग मिलेगी उससे कोर सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी और एक ओवरऑल पॉजिटिविटी का मल्टीप्लायर होता है इकोनॉमी में, जिससे लोगों में कॉन्फिडेंस वापस आता है और स्पेंडिंग की क्षमता एक और डिजायर दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए पैसे खर्चने का, नॉट जस्ट एबिलिटी। तो उसी से जो है इकोनॉमिक रिवाइवल स्ट्रेंथन होगा और एक प्री कोविड जो रियलिटी थी वो धीरे धीरे वापस आएगी। मैम, लेकिन यहाँ पे अगर हम अपने इंडियन प्राइवेट सेक्टर्स का बात करें तो बारिंग फ्यू कंपनीज L&T वगैरह को छोड़ के शायद ही दूसरे कंपनीज के पास इतना पैसा है या उनका बैलेंस शीट इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो पैसा खर्च करने की स्थिति में है। तो हाउ कैन वी सी ये कैपेक्स व्हील जो है प्राइवेट सेक्टर का रिवाइव होगा? देखिए कैपेक्स प्राइवेट सेक्टर का मैं आपसे कंप्लीटली सहमत हूँ कि धीरे धीरे रिवाइव होगा। कुछ ही कंपनीज और कुछ ही सेक्टर्स में हमें दिखेगा कि जल्दी में कैपेक्स वापस आ रहा है।
ब्रॉड बेस्ड एक रिवाइवल में अभी भी टाइम लगेगा। तो ओवरऑल जितना प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ना शुरू होगा, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़नी शुरू होगी, उसी के बाद जो प्राइवेट सेक्टर में कैपेसिटी एक्सपेंशन का कॉन्फिडेंस वापस आएगा। ओके मैम, बजट में हमने ये भी देखा कि आपने बोला कि ज़्यादातर एफएम ने कोशिश किया है कि सबके एक्सपेक्टेशंस को, इंडस्ट्री के डिमांड्स को पूरा करें, और किया भी है। लेकिन एक बहुत अहम तबका जिनको उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया वो तो है इंडियन एवरेज मिडिल क्लास, सैलरीड मिडिल क्लास। तो द काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस जो उनके थे कि बजट से हमको जो है कि कुछ टैक्स रिलीफ मिलेगी, स्पेशली कोविड के बाद ऐसा बजट आ रहा है, बहुत लोगों का जॉब लॉस हुआ, बहुत लोग का एम्प्लॉयमेंट पे कट हुआ है, तो उसके बाद ऐसा कुछ हमको देखने को नहीं मिला, एंड दे हैव बीन लेफ्ट अनटच्ड। देखिए, हर साल ही ये तो एक्सपेक्टेशन होती है कि किसी तरह का टैक्स कट मिल जाए, तो उसको हर साल तो मीट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। दूसरी बात, मैं एक चीज ये कहना चाहूंगी कि इनकम टैक्स कट सिर्फ उसी को हेल्प करता है जिसकी इनकम है, और बहुत लोग जिन्होंने अभी अपनी इनकम का लॉस देखा है, वो अगर इनकम ही नहीं है तो कहाँ टैक्स की बात कहाँ से आई, तो कहाँ रिलीफ हुई। दूसरी बात, जहाँ पे सेक्टर्स में लोगों ने ज्यादा जॉब लॉसेस देखे हैं या एम्प्लॉयमेंट का लॉस देखा है, वो इनफॉर्मल इन नेचर है। तो उन सब में काफी लोग ऐसे भी होंगे जो टैक्स पेयर्स है ही नहीं, जो टैक्स के ब्रैकेट में ही नहीं आते, तो उनको भी इनकम टैक्स कट कहाँ हेल्प करता है। तो जो रिलीफ मेजर्स है वो टारगेटेड होने चाहिए, और मेरे हिसाब से इनकम टैक्स कट अभी की सिचुएशन में एक वेल टारगेटेड मेजर था ही नहीं, एंड आई एम ग्लैड कि वो हमें बजट में नहीं देखने को मिला। जी, अच्छी बात ये थी कि टैक्स को उन्होंने टच ही नहीं किया, तो काटने का बात छोड़िए, बढ़ाया भी नहीं है। yes, तो बिल्कुल, दैट इज लाइक सेविंग इन डिफरेंट। दोनों ही चीजें अभी अप्रोप्रिएट नहीं होती, ना बढ़ाना और ना काटना। जी 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 मैम, आगे अगर हम मार्केट की बात करते हैं, तो मार्केट को जिस तरह से हम देख रहे हैं सेलिब्रेट कर रहा है, 50,000 हो गए हैं, तो यदि आरबीआई या इकोनॉमिस्ट का, ये आरबीआई के गवर्नर का भी ये व्यू आया था कि जो मार्केट का, जो कंपनीज का हमारे जो फंडामेंटल्स है, Q3 नंबर्स हम देखे, जो भी रिजल्ट्स देखे, तो वो फंडामेंटल्स और उनका जो वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन जस्ट बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी, लोग शेयर खरीद रहे हैं, एफआईआई का पैसा लग रहा है, तो देयर इज अ मिसमैच, डिस्पैरिटी है उसमें। तो उसमें व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? ऐसे सिचुएशन को हम कैसे हैंडल कर सकते हमेशा हैं? बहुत ही लॉन्ग टर्म व्यू लेते हैं इकोनॉमिस्ट लाइक माई सेल्फ। हम आज का डेटा, कल का डेटा देख के ये बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे इकोनॉमी में ग्रोथ में चेंज होगा 3 साल में, 4 साल में। मैक्रो व्यू हम देने की कोशिश करते हैं। स्टॉक मार्केट एक बहुत ही डिफरेंट व्यू लेता है। एक तो ज्यादा लॉन्ग टर्म होता है, ज्यादा अर्निंग्स और कंपनी स्पेसिफिक होता है। तो वो तो अब आप स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट से ही पूछिए कि ये वैल्यूएशन जस्टिफाइड है कि नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि इकोनॉमिस्ट और मार्केट थोड़ा अलग चीजें देखते हैं, इसलिए ये डिस्कनेक्ट जो आप कह रहे हैं वो इम्प्लॉजिबल नहीं है। होता है ऐसा डिस्कनेक्ट कभी कभी, दैट इज व्हाट द इकोनॉमिक रियलिटी इज थ्रोइंग अप राइट नाउ। तो मैम, एज ए इकोनॉमिस्ट, यदि कोई भी एफएम यदि अपना फिस्कल डेफिसिट टारगेट को स्लिप हो जाए और इतना ह्यूज मार्जिन से स्लिप हो जाए, विच वाज नॉट एक्सपेक्टेड और प्रोजेक्टेड बाय यू गाइस, तो आप इकोनॉमिस्ट इसको कैसे लेते हैं? देखिए, हम वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि फंडामेंटली रीजंस क्या हैं फिस्कल डेफिसिट का इतना ज्यादा स्लिप होने में। जैसे मैंने पहले कहा, मेरा एक्सपेक्टेशन था कि इस साल का फिस्कल डेफिसिट 7.5% ऑफ जीडीपी होगा, उसकी जगह 9.5% ऑफ जीडीपी आया है। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा 200 बेसिस पॉइंट्स का स्लिपेज है वो रेवेन्यू साइड से बिल्कुल भी नहीं है, वो एक्सपेंडिचर साइड से है। और एक्सपेंडिचर साइड में भी बेसिकली 2 रीजन से है। एक तो फूड सब्सिडी की अकाउंटिंग, और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ना तो मैं ट्रांसपेरेंसी से आर्ग्यू कर सकती हूँ और ना ही मैं कैपेक्स बढ़ाने से आर्ग्यू कर सकती हूँ। और ऐसा तो है नहीं कि रेवेन्यू उन्होंने बहुत ज्यादा अग्रेसिव या बहुत ही कंजर्वेटिव अज्यूम किया है। मेरे हिसाब से तो काफी रियलिस्टिक रेवेन्यू असम्पशन ली है। तो यस, आउट ऑफ द नेट रिजल्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस इज कि फिस्कल डेफिसिट एक्चुअली में और भी ज्यादा है जो हमने एक्सपेक्ट किया था उससे, और उसका फॉल आउट तो आपने देखा ही है कि बॉन्ड यील्ड्स तो बढ़ी हैं कल से। जी, तो अभी जो पहले का हमारा एक प्रोजेक्टेड टारगेट था फिस्कल डेफिसिट अराउंड 3% के लेवल पे मेंटेन रखने का या उस लेवल तक जाने का, तो अभी उस टारगेट को आपको लगता है कि हमको पहुंच पाने में, वहां तक हमको कितना टाइम लगेगा वो 3% तक पहुंच पाने में? जी,
देखिए, मेरे हिसाब से तो वो 3% ऑफ जीडीपी का टारगेट बिल्कुल ही रिविजिट होगा। कल जो हमने सुना एफएम से, वो ये उन्होंने बोला है कि ग्लाइड पाथ फिजिकल डेफिसिट को 4.5% के आसपास FY26 तक लेके जाने का है। तो दैट इज स्टिल वेरी फार अवे फ्रॉम 3% ऑफ जीडीपी। तो आई थिंक ये थोड़ी डिस्कशन अभी होनी पड़ेगी गवर्नमेंट में और फाइनेंस कमीशन एक्सेट्रा में, नीति आयोग परहैप्स, कि अल्टीमेटली इंडिया के लिए क्या डेफिसिट टारगेट अप्रोप्रिएट है। अब मेरे हिसाब से 3% ऑफ जीडीपी अचीव कर पाना सस्टेनेबल मैनर में तभी पॉसिबल होगा अगर हम कैपेक्स कम से कम करें, बट ये एक अप्रोप्रिएट चीज नहीं है इंडिया के लिए। तो अगर हमें कैपेक्स एडिक्वेटली प्रोवाइड करना है थ्रू द बजट, तो शायद वो 3% का ऑफ जीडीपी का डेफिसिट टारगेट टोटली रिविजिट करना पड़ेगा। तो एफएम ने यहाँ पे एक बैलेंसिंग एक्ट किया है कि उन्होंने कैपेक्स रिवाइव एक्सपेंडिचर पे ज़्यादा जोर दिया है, परवाह चिंता न करते हुए कि हमारा फिजिकल डेफिसिट हम कितना भी स्लिप करें। तो इसका एक सीधा साधा मोटा मोटी, ये जो आप लोग क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होते हैं वो इसको किस तौर से देखते हैं? एफएम ने तो ग्रोथ के ऊपर जोर दिया है कि हमको ग्रोथ चाहिए, हमको एक्सपेंडिचर करना है, हमको खर्च करना है, भले हम फिजिकल डेफिसिट बोरोइंग करें, स्लिप हुए, आई डोंट बॉदर अबाउट दैट, बिकॉज नाउ इंडिया की प्रायोरिटी है कि हमको ग्रोथ, इकोनॉमी को रिवाइव करना है, हमको ग्रोथ के पाथ पे आगे बढ़ना है। देखिए, एज एन इकोनॉमिस्ट मैं सिर्फ इस पे यही कहूंगी कि अगर स्ट्रक्चरली फिजिकल डेफिसिट पहले के एक्सपेक्टेशन से ज्यादा रहेगा तो मार्केट बोरोइंग्स भी फिर ज्यादा ही होंगी और इसका पूरा टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स पे इम्पैक्ट आएगा। अब देखने की बात यह है कि आगे जाके अगर इंटरेस्ट रेट्स को कैप रखना है तो उससे आरबीआई की तरफ से क्या मेजर्स आते हैं, अगर आते हैं तो, और आते हैं तो क्या आते हैं, क्योंकि आप जैसे देख रहे हैं लिक्विडिटी सरप्लस अभी भी बहुत ज्यादा है। तो ये बहुत ही आरबीआई की तरफ से भी बैलेंसिंग एक्ट होगी कि किस तरह से कैलिब्रेटेड वे में लिक्विडिटी सरप्लस को कम किया जाए, एट द सेम टाइम फिजिकल कंसर्न्स ऑफ बोरोइंग प्रोग्राम के बावजूद यील्ड्स बहुत ज्यादा ऊपर ना जाए। दीज आर नॉट इजी टाइम्स। जी, तो सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। अब आरबीआई गवर्नर के पास ये बॉल है कि उनको ये कॉल लेना पड़ेगा कि आगे इसको कैसे बैलेंसिंग करते हैं। तो इंटरेस्ट रेट का इसके ऊपर क्या फर्क दिख रहा है? सरकार अभी 12 लाख करोड़ बोरोइंग का जो ये है, तो उसका इंटरेस्ट रेट पे क्या असर दिखेगा? देखिए, एक तो अगले साल की बोरोइंग जो है वो एक्सपेक्टेशन से थोड़ी ज्यादा है। दूसरी बात, इस साल के लिए भी गवर्नमेंट ने 80,000 करोड़ एक्स्ट्रा मार्केट बोरोइंग्स की अनाउंसमेंट करी है जो अब इन 2 महीने में होगी। तो ये भी मार्केट के लिए एक्सपेक्टेड नहीं था। जो हमने फिजिकल डेफिसिट के कैलकुलेशंस करे थे उनके बेसिस पे तो यही लग रहा था कि जो अनाउंस्ड बोरोइंग प्रोग्राम है वो एडिक्वेट होगा इस साल को मैनेज करने के लिए। अब इस साल भी बोरोइंग बढ़ गई है और अगले साल का भी जो अनाउंसमेंट आया है वो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ऊपर है। तो ऑब्वियसली उसका नेगेटिव इम्पैक्ट तो हुआ ही है। हम कल से देख ही रहे हैं कि बॉन्ड यील्ड्स काफी ऊपर चली गई हैं और ये अल्टीमेटली दैट इज द बोरोइंग कॉस्ट व्हिच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टू बेयर, एंड उससे पूरा टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स भी हार्डन हो जाता है। तो जैसे आज स्टेट गवर्नमेंट्स का जो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स होते हैं उनका हर ट्यूसडे ऑक्शन होता है, उसमें भी हमने देखा कि जो रेट है आज काफी ऊपर चले गए हैं और जो स्प्रेड है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऊपर वो भी बढ़ गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स को आज बोरोइंग कॉस्ट उनकी काफी बढ़ गई है। साथ ही साथ जो कॉर्पोरेट्स होंगे, बाकी सब होंगे जो बॉन्ड मार्केट को एक्सेस करते हैं, उनके लिए भी स्प्रेड्स अब बढ़ेंगे थोड़ा। तो अब आगे जाके यही देखना है कि किस तरह से कहाँ पे जाके रेट्स सेटल होते हैं। और फ्राइडे को एमपीसी की मीटिंग है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिव्यू सामने आएगी, उनका नतीजा, साथ ही साथ अगले हफ्ते हमें इन्फ्लेशन का डेटा भी मिल जाएगा। ये सब क्यूज इंडिकेट करेंगे कि किस तरह से आगे जाके इंटरेस्ट रेट्स का क्या डायरेक्शन रहता है और किस लेवल पे वो सेटल होते हैं। आवर व्यू इज दैट जो ओवरऑल जो यील्ड कर्व है वो ऊपर चढ़ेगी और थोड़ा फ्लैटन आउट हो जाएगी। सो जो शॉर्ट टर्म रेट्स हैं वो ऊपर ज्यादा जाएंगे लॉन्ग टर्म रेट से, बट दोनों ऊपर जाएंगे, तो देयर विल बी अ राइज एंड अ फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व। तो इससे क्या रिटेल इन्वेस्टर्स को चिंता करना चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि हाँ इंटरेस्ट रेट और हार्डन होने वाला है? अभी तक हमने देखा कि खास करके जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं या रिटेल बोरोवर्स हैं उनके लिए इंटरेस्ट रेट घर खरीदने के लिए या कोई भी चीज़ के लिए
अभी हम देखें तो ऑल टाइम लो लेवल पे है। तो शुड दे गो एंड बाई वट एवर दे वांट टू बाई, कि उनको अभी होल्ड वेट एंड वॉच का पॉलिसी रखना चाहिए? देखिए, मुझे कुछ भी एडवाइजरी करना अलाउड नहीं है। मैं सिर्फ ये व्यू दूंगी आपको कि हमारे हिसाब से जो इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्टरी है उसमें हमें लग रहा है कि रिपो रेट में एक्सटेंडेड पॉज रहेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन पिछले महीने कम तो हुई है लेकिन आगे की ट्रेजेक्टरी बहुत ज्यादा बिनाइन नहीं लग रही, और शायद 2021 में 2 या 3 महीने ही हमें दिखेंगे जहां इन्फ्लेशन, सीपीआई इन्फ्लेशन 4% के नीचे जाएगी। तो एक्सटेंडेड पॉज हम रिपो रेट पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दूसरी बात, हमारे हिसाब से जो स्टांस है मॉनेटरी पॉलिसी की, वो तब तक अकोमोडेटिव रहेगी जब तक एक क्लियर सिग्नल नहीं आता कि ग्रोथ का रिवाइवल ड्यूरेबल है। तो हमारे हिसाब से अगस्त की पॉलिसी या उसके बाद में ही स्टांस जो है मॉनेटरी पॉलिसी की वो चेंज होगी। लेकिन अब किस तरह से बजट को व्यू करा जाता है और कितनी जल्दी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की एलोकेशन दी गई हैं वो एक्चुअली फ्लो करना शुरू करती हैं इकोनॉमी में, और उससे कितनी जल्दी ग्रोथ पे इम्पैक्ट आता है, ये सब तो ऑब्वियसली देखने को रहेगा। बट एज ऑफ नाउ हमारा यही एक्सपेक्टेशन है कि एक्सटेंडेड पॉज भी होगा और अकोमोडेटिव स्टांस भी कंटिन्यू होगी अगस्त तक। अदिति जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे जुड़े रहेंगे इकोनॉमी के बारे में बात करने के लिए। थैंक यू फॉर कमिंग टू अस। थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।